हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर 2 को, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम इससे जुड़े हुए सारे जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सीमांत उपभोक्ता के क्षीणता के सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक चीज का रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली या रिपीटेडली यूज करने लगते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए, जो उसका जो इम्प्रेशन है या उसके लिए जो हमारा इंटरेस्ट है, वो लगातार उपयोग करने की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है उसको लेके गिरावट आती है। क्षीणता शब्द का मतलब है उसमें कमी का आना, उपयोगिता में कमी का आना, यानी वस्तु के लगातार उपयोग करने की वजह से या जो चीज़ हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से उस वस्तु को लेके हमारी दिलचस्पी उसमें घटती जाती है। यही है सीमांत उपयोगिता की क्षीणता का सिद्धांत का मतलब। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। है क्या? The law of diminishing marginal utility is a fundamental principle of economics that explains how consumer satisfaction changes with additional consumption of a commodity। कह रहे हैं कि ये नियम हमें बताता है कि कैसे किसी एक वस्तु के अतिरिक्त इस्तेमाल से, अतिरिक्त का मतलब है एडिशनल यूनिट के इस्तेमाल से, ठीक है, लोगों की जो संतुष्टि है, जो इच्छाएं हैं, वो किस प्रकार से बदलती हैं। दोबारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता की तीव्रता का जो सिद्धांत है, तीव्रता की क्षीणता का सिद्धांत, तीव्रता में जो कमी का सिद्धांत है, वो एक मूलभूत सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, जो ये बताता है कि कैसे लगातार वस्तु के इस्तेमाल से, अतिरिक्त इस्तेमाल से, यानी हर यूनिट के कंजप्शन के साथ कंज्यूमर का उसको लेके जो इंटरेस्ट है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसमें बदलाव आता है। एक इकोनॉमिक्स से उनके बारे में बात करते हैं। एच एस गोहेन जो थे, उन्होंने an Australian economist first formulated this law in 1854, so it is also called the Gaussian first law of consumption। एच.एस. गोशन जो एक ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री थे, ऑस्ट्रेलिया से अर्थशास्त्री थे, 1854 में, 1854 में उन्होंने इस नियम को बनाया था, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एच.एस. गोहेन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे, 1854 में बनाया था। इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इस प्रिंसिपल को द गोहेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। गोहेन का उपभोक्ता का सिद्धांत भी, उपभोक्ता का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। Alfred Marshall later refined and perfected this law using cardinal utility analysis and gave it a more systematic approach। एल्फ्रेड मार्डन जो थे, उन्होंने इस नियम में और सुधार की, कार्डिनल यानी संख्यात्मक उपयोग का नियम इसके साथ जोड़ा और इस तरीके से इस नियम को और बेहतर बनाया और इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। दोबारा, गोहेन ने 1854 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रिंसिपल है उसको बनाया था, इसलिए इसको गोहेन का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन जो है, यानी उपभोक्ता का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन इसी नियम को में एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ और बेहतर सुधार की, खासतौर पे जब उन्होंने कार्डिनल अप्रोच, संख्यात्मक यानी यूटिलिटी को 1, 2, 3 उपयोगिता के आधार पर और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी और इस तरीके से इस नियम में और बेहतर सुधार हुए। The law is based on the assumption that human wants are satisfiable, meaning they decrease as consumption increases। देखिए, ये जो नियम है वो इस धारणा पर आधारित है, इस मान्यता पर आधारित है कि जो मानव की इच्छाएं हैं वो तृप्त करने योग्य, यानी इंसान की जो जरूरत है एक समय आने के बाद वो संतुष्ट हो जाता है। अगर किसी एक चीज़ की उसको ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो एक समय उस चीज़ की ज़रूरत को लेकर वो काफ़ी संतुष्ट हो जाता है। और इसका मतलब है कि जब आप वस्तु का लगातार उपयोग करते रहते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए कम होने लगती है।
या घटने लगती है। ये सिद्धांत इस धारणा पे आधारित है। अब आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। आखिर अर्थ क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? The law of diminishing marginal utility states that as per the person consumes more units of same commodity continuously, the additional satisfaction, that is marginal utility, derived from each successive unit keeps decreasing. देखो ये सिद्धांत बताता क्या है? कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई एक व्यक्ति जैसे ही एक वस्तु की एक अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने लगता है, प्रत्येक इकाई के साथ जो प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि है, जिसे सीमांत संतुष्टि कहते हैं, वो घटने लगती है। थोड़ा सरल भाषा में कहते हैं, ये तो हिंदी था। कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है, यानी जब आप कोई वस्तु कंज्यूम कर रहे होते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपने पहली के बाद दूसरी का इस्तेमाल किया, फिर तीसरी का किया, तो जब जितनी यूटिलिटी यानी जितना आपको सेटिस्फैक्शन लेवल, जितना आपको हैप्पीनेस, जॉयनेस, सेटिस्फैक्शन जो अचीव हुआ आपको पहली यूनिट से हुआ, उसके कंपैरेटिवली सेकंड यूनिट को जब आप कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपको वैसा अनुभव नहीं होगा, उससे कम होगा अपेक्षाकृत। तीसरी यूनिट पे और भी ज़्यादा कम होगा। यानी हर एडिशनल यूनिट के साथ एक कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है पर्टिकुलर कमोडिटी के यूनिट से कम होने लगती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या ये कहें कि सीमांत उपयोगिता की क्षीणता का सिद्धांत। यानी हर एडिशनल यूनिट के साथ वस्तु को जो ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फैक्शन लेवल है को सेटिस्फाइड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है वस्तु में। बढ़ते आगे, डेफिनेशन देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या कहा था। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। कह रहे हैं कि जो एडिशनल फायदा होता है एक व्यक्ति को बढ़ोतरी करने से अपने स्टॉक ऑफ थिंग, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है और उसमें और बढ़ोतरी हो रही है, तो व्यक्ति को उस बढ़ोतरी से मिलने वाला जो फायदा है, जो मौजूद स्टॉक उसके पास पहले से है के मुकाबले में कम रहता है। दोबारा, जो शुरुआती दौर में जो स्टॉक एक व्यक्ति के पास है उसी वस्तु का, उससे जो उसे सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस या अचीवमेंट महसूस हुई थी, जब वो उसी स्टॉक में और इंक्रीज करता है तो कंपैरेटिवली कम आता है। यानी नई यूनिट से होने वाला जो सेटिस्फैक्शन है पर्सन को, जो पहले से मौजूद स्टॉक है उससे होने वाले सेटिस्फैक्शन के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। ऐसा स्टेटमेंट एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। प्रोफेसर बॉल्डिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ एनी वन कमोडिटी कीपिंग कांस्टेंट द कंजप्शन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरिएबल कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। अब बॉल्डिंग साहब ने इसी संदर्भ में यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो बात कही थी वो ये थी कि जब एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजप्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है, जबकि दूसरे को बाकी के जितने भी जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी उन अन्य वस्तुओं की उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं करा, लेकिन एक ही वस्तु की उपयोगिता में लगातार परिवर्तन कर रहा है, यानी एक ही वस्तु को लगातार कंज्यूम करे जा रहा है। तो जो जिस वस्तु को लगातार कंज्यूम कर रहा है उसको लेके प्रत्येक इकाई के साथ यानी हर एडिशनल यूनिट को कंजप्शन के साथ उस वस्तु की उपयोगिता जो है, यूटिलिटी जो है, वो कम होती जाती है। यानी कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है हर यूनिट के साथ कंपैरेटिवली कम होता जाता है, उसमें गिरावट आती जाती है। देखिए, अब एक टेबल के जरिए और ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर ईटिंग एप्पल्स वन आफ्टर अनदर। कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है जो सेब खा रहा है एक के बाद एक। देखिए, अगर पहला एप्पल खा रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता उसके लिए है 20। मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक एप्पल से उसे कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, 20 हुई।
हम इन कारणों में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है अगले टॉपिक के तौर पे। जब दूसरी करेगा तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी बढ़ के 40 ना होके कितनी हुई, सिर्फ 35 हुई। इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी जो नेक्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने से मिली उसे वो 15 मिली। यानी जितना सेटिस्फैक्शन या एंजॉयमेंट उसने पहले सेब के साथ किया दूसरे सेब के साथ, उसके मुकाबले में उसे कम एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिला। ठीक है, यानी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है सेकंड एप्पल से सिर्फ 15 रही क्योंकि उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ के 35 हुई। थर्ड एप्पल से यूटिलिटी तो बढ़ी टोटल जो कि 45 हुई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में फिर गिरावट आया, 10 की रही थर्ड एप्पल के साथ। इसका मतलब है कि दूसरे के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में बहुत कम और दूसरे के मुकाबले में भी और कम सेटिस्फैक्शन जो है, जो कंज्यूमर है, जो व्यक्ति सेब खा रहा है उसको मिला। अब यहाँ पे थर्ड एप्पल से उसे सिर्फ 10 की मिली, पहले 2 के मुकाबले में और कम। अगर ऐसे ही वो चौथे एप्पल पे जा रहा है तो यूटिलिटी 5 हुई, लेकिन 5वें एप्पल पे देखिए तो टोटल यूटिलिटी में भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके बाद अगर देखें तो वो माइनस में जा रही है यूटिलिटी, यानी वो तंग हो रहा है, उससे खाया नहीं जा रहा है, या ये कहें कि उस साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। सीधी बात है, इस लेवल पे 5 के वो यानी एक बार में मैक्सिमम 5 एप्पल कंज्यूम करेगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हम देख रहे हैं तो पहले एप्पल से जो उसका यूटिलिटी था, सेटिस्फैक्शन लेवल था, जो उसको संतुष्टि मिल रही थी, जो उसको तृप्ति मिल रही थी, वो ज़्यादा मिल रही थी, वो 20 थी। दूसरे एप्पल से सिर्फ 15, तीसरे से 10, चौथे से 5 और 5वें में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ टोटलिटी मैक्सिमम। इसका मतलब है इससे ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा, वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है। इतना ही। ग्राफ के जरिए अगर देखें तो देखो नंबर ऑफ एप्पल्स को यहाँ पे और यूटिलिटी को हमने यहाँ देखा। अच्छा देखा आपने कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव का मतलब है कि हम भाई साइड इफेक्ट आता है ना, एक समय खाते खाते क्या होता है हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी होने के चांसेस होते हैं। यानी हमारे भी खाने की कैपेसिटी या रेंज है, ठीक है, तो वही रेंज हमारे ग्राफ के थ्रू दिख रहा है। तो अगर देखें तो जब पहला यूनिट कंज्यूम किया एप्पल का तो उसकी यूटिलिटी 20 थी, सेकंड एप्पल पे 15 आई मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 5, फिफ्थ पे 0। ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सेटिस्फैक्शन है। यहाँ से अगर वो नेक्स्ट कंजप्शन करेगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी, वो खा नहीं पाएगा। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम बात करें कंसर्न में, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी जो नेक्स्ट एप्पल है उसके साथ क्या हुआ, उसको साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए, यानी अब उसके लिए खाना बहुत मुश्किल हो गया या वो कैपेबल नहीं है खाने की। तो यही लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या किया, टेबल जिसे शेड्यूल कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तालिका हिंदी में, ठीक है, और ग्राफ पिक्चर के जरिए हमने दिखाने की, या तस्वीर के जरिए हमने दिखाने की कोशिश करी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ पॉजिटिव कमेंट जो बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं ज़रूर करें। हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और डेफिनेटली फ़ायदा तो होता है। चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। सिद्धांत में हमें क्या क्या मान्यताएं देखने को मिली। पहला, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। अगर हम बात करें तो जो हमने ग्राफ, शेड्यूल या पिक्चर देखा उसमें हमें दिखा दिया कि जो कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी जो थी वो लगातार बढ़ती है, लेकिन घटती हुई दर से, कम होती हुई दर से, या गिरती हुई दर से, या डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, याद है ना, पहले टोटल यूटिलिटी 40 थी, फिर 35 हुई, फिर 45 ही हुई, फिर 50 हुआ। यानी हम देख रहे थे कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ोतरी एक कांस्टेंट लेवल पर नहीं है, हर बार बढ़ोतरी में कमी आ रही है। तो इसलिए कहा कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ता है, लेकिन हमेशा घटती हुई दर से बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स डिक्रीजिंग, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, यानी ईच नेक्स्ट यूनिट कंजप्शन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी में लगातार गिरावट आती है, कमी आती है। When marginal utility becomes zero, total utility is maximum। हमने ये भी देखा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की यूनिट्स के लिए जीरो हो जाता है कंज्यूमर के लेवल पे, तो उस समय उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ टोटल यूटिलिटी
मैक्सिमम होती है, यानी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय जब सीमांत उपयोगिता वस्तु की यूनिट के साथ, इकाई के साथ, कंजप्शन के साथ 0 होती है। आगे करें, इफ कंजप्शन कंटिन्यूज बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तब की बात करें कि इफ कंजप्शन कंटिन्यूज बियॉन्ड दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव लीडिंग टू डिस यूटिलिटी। कह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर इससे ज़्यादा और जो है यूनिट्स को कंज्यूम करता रहा, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, तो क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएंगी और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है यानी टोटल यूटिलिटी में गिरावट आएगी, या कहें कि कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन फील करने लगेगा, डिसयूटिलाइज, यानी उसको साइड इफेक्ट होने लगेंगे। मीन्स वो चीज़ों को लेके वो खुशी की जगह तकलीफ महसूस करने लगता है। नाउ एजम्पशंस ऑफ द लॉ, किन मान्यताओं पर ये कानून बना है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किन मान्यताओं को मान के किन आधारों पर बना है। सबसे पहला है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला तो है कार्डिनल यूटिलिटी, का मतलब है कार्डिनल उपयोगिता यानी नंबर, संख्यात्मक। ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज 1 2 3 एटसेट्रा। देखो ये प्रिंसिपल ये मानता है कि जो उपयोगिता है उन्हें हम संख्या रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 के आधार पर। तो यानी जो ये कानून है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो मानता है कि उपयोगिता को संख्या के तौर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वो मानते हैं धन की निरंतर सीमांत उपयोगिता, यानी अगर देखें तो कमोडिटी की जो कंजप्शन है ईच यूनिट के साथ, उसमें तो गिरावट होती है, लेकिन ये प्रिंसिपल ये भी मानता है कि जो मनी है, जो धन है, उसके मार्जिनल यूटिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आती, यानी हर रुपये के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट सेम फिक्स्ड बनी रहती है। तो देखते हैं द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। जब आप अलग अलग यूनिट किसी कमोडिटी को प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी किसी कमोडिटी के आप अलग अलग यूनिट्स को प्रयोग कर रहे होते हैं, तब भी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, कोई गिरावट नहीं आती। आता है रेशनल कंज्यूमर, तर्क संगत उपभोक्ता, यानी एक व्यक्ति अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करता है। एक ऐसा द कंज्यूमर मस्ट एक्ट रेशनली एंड एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। एक कंज्यूमर बहुत तर्क संगत तरीके से पैसे को खर्च करे, यानी वो अपने कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता, अपने लिए फायदे के लक्ष्य को निर्धारित करके पैसा खर्च करें। ये सिद्धांत मानता है कि कोई व्यक्ति जब अपना पैसा खर्च करता है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी, उपयोगिता अपने लिए प्राप्त करें। रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यानी एक रूपता की बात कर रहे हैं। रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट का मतलब है कि ऐसा ना हो कि जो आपने यूनिट लिए हैं, जैसे 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, ठीक है, या 1/4 स्लाइस 1/2, ठीक है, ऐसे कुछ। ये कह रहे हैं कि द कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड इन प्रॉपर यूनिट। जो हमने वस्तु की जो यूनिट डिसाइड करी है, इकाइयाँ डिसाइड करी हैं, वो एक उपयुक्त होने चाहिए, समझदारीपूर्ण चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए उन्होंने कि अ कप ऑफ टी रेदर देन अ ड्रॉप ऑफ टी। हम जब बात करें चाय की उपयोगिता के बारे में, चाय के कंजप्शन के बारे में, तो हम 1 कप चाय की बात करें, ना कि 1 बूंद चाय से मिलने वाली। बूंद से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा सैटिस्फैक्शन लेवल चेंज का, 1 कप से ज़रूर हो पाएगा। तो यानी जो यूनिट है उसकी क्वांटिटी बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए, एक उचित मात्रा है यूनिट को डिसाइड करने की जो आपको करनी पड़ेगी इस सिद्धांत के अनुसार। आगे आते हैं होमोजीनियटी, एक रूपता की बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, यानी समान। द यूनिट ऑफ कमोडिटी शुड बी आइडेंटिकल इन टेस्ट, क्वालिटी, वेट, फ्लेवर एंड कलर।
जरूरी है कि जिस वस्तु के लिए हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई करने की बात करी है, जिस वस्तु को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी जो अलग अलग यूनिट है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर यूनिट में एक समान मात्रा है, एक समान स्वाद है, एक समान ही उसका रंग है, वैसे उसका एक समान ही उसकी खुशबू है। यानी उनके जो फीचर्स हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स हैं यूनिट में, उनमें कोई अंतर नहीं है, ये सिद्धांत ये मान के चलता है। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, निरंतर प्रयोग की बात हो रही है। द कमोडिटी मस्ट कंज्यूम्ड सक्सेसिवली विदाउट अ लॉन्ग गैप इन बिटवीन। हम जब इस सिद्धांत की बात करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के दौरान, लंबे अंतराल नहीं, निश्चित अंतराल, ठीक है, लगातार या निरंतर उपयोग किया जा रहा है वस्तु का। इसलिए आदमी बोल होता है, अगर हर रोज रोटी खिलाई जाए तो हमको एक दिन मन करता है कि चलो कुछ और टेस्ट चेंज कर ले। कुछ ऐसा कि वस्तु का उपभोग इस सिद्धांत के अनुसार नियमित किया जा रहा है, इंटरमिटेंट नहीं कर रहा, लंबे समय के अंतराल के बाद नहीं हो रहा, उसको लगातार प्रयोग किया जा रहा है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, और क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। ये सिद्धांत ये मानता है उपभोक्ता अपनी प्राथमिकताओं में, यानी अपने टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। द टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस इनकम एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज। इस सिद्धांत को बनाते हुए ये माना गया कि लोग अपने स्वाद, अपनी प्राथमिकताओं, अपनी आदतों में, अपने जो फैशन चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड है, उसमें किसी भी प्रकार में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या कारण है जिसके वजह से ये सिद्धांत बन पाया, या कहें कि कानून बना। सबसे पहला है बेटा सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति की वजह से इस सिद्धांत को बनाया गया। A specific want is fully satisfied after a certain number of units are consumed। देखिए, एक इंसान तभी संतुष्ट या तृप्त महसूस करता है, ठीक है, अपनी इच्छा को पूरी महसूस करता है जब उसे निश्चित, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से निश्चित इकाइयाँ उस कमोडिटी की मिल जाती है, निश्चित संख्या में उन कमोडिटी को वो अच्छे से प्रयोग कर लेता है, तभी वो सेटिस्फाइड फील करता है। डिक्लाइन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, चाहत की तीव्रता में कमी। पता है, ये कुछ ऐसा है कि हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है हम बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें अब उसकी ज़रूरत कम महसूस होने लगती है पहले के मुकाबले में, या हमें लग लगता है कि अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति, इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की बात करें, इच्छा की बात कर रहे हैं, वो इच्छा हम पे कितनी हावी है। तो ये कह रहे हैं कि डिक्लाइन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर ऑफ अ कमोडिटी द अर्जेंसी ऑफ कंज्यूम फर्दर डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे व्यक्ति किसी कमोडिटी की एक बड़ी मात्रा को, एक एक बड़े अमाउंट को कंज्यूम कर लेता है, उपयोग कर लेता है किसी वस्तु को, उसकी जो अर्जेंसी है, जो उसमें जल्दबाजी होती है उसकी और यूनिट कंज्यूम करने की, वो कम हो जाती है। कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये कह रहे हैं कि वस्तुएं पूर्ण विकल्प नहीं है, यानी जो वस्तु व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसके लिए वो अंतिम विकल्प है, ऐसा नहीं है। वो लगातार उस वस्तु के अन्य विकल्पों के बारे में सोचता, देखता रहता है या जानता होता है। ठीक है, इसलिए भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स सब्सिक्वेंट यूनिट्स द कमोडिटी फेल्स टू प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होने का, या इस कानून के मान्यता के बनने का एक बड़ा कारण ये है कि जब एक कंज्यूमर एक के बाद एक बहुत सारे यूनिट, इकाइयाँ कंज्यूम कर लेता है किसी वस्तु की, यानी उसका प्रयोग कर लेता है किसी वस्तु का, तो उसे बाकी के जो यूनिट्स उसने एडिशनल किए, जो अतिरिक्त यूनिट, या जो हर अगला पीस जब उसने खाया या कंज्यूम किया, उसके अंदर उनको लेकर रुचि क्या हुई, लगातार कम होती चली गई। मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी, और एक और बात है वस्तुओं का बहुउपयोग। एक वस्तु को आप कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Consumer first use a commodity for most important purposes. Additional units may not be used
फॉर द सेम पर्पस रिड्यूसिंग देयर यूटिलिटी। देखिए, कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को पहली बार इस्तेमाल करता है तो वो उस विकल्प को पूरा करने के लिए करता है, अपनी उस चाहत को पूरा करने के लिए करता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिंपल है, किसी कमोडिटी का जो पहला प्रयोग आप करते हैं, आप वो वाला पहला प्रयोग करते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको जो पहली यूनिट है उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप लेस प्रिफर्ड यूज़ के लिए उसे करते हैं। यानी बहुत तेज़ भूख लगी है तो जो पहला निवाला या पहली रोटी या पहला ब्रेड या पहली पूड़ी या पहले पिज़्ज़ा हमें जितना सेटिस्फेक्शन देता है, थोड़ा-सा हमारा पेट कंज़्यूम हो गया, हम थोड़े तृप्त हो गए, सैटिस्फाई हो गए, तो जो नेक्स्ट स्लाइस आ रही है या जो नेक्स्ट ब्रेड आ रही है हमारे पास या नेक्स्ट रोटी आ रही है, उससे हम कम ज़रूरी महसूस करने लगते हैं या कहीं उससे सैटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे-जैसे एडिशनल यूनिट आप कंज़्यूम करते हैं सेम पर्पज़ के लिए, उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो जाती है क्योंकि पर्पज़ तो आप सेम रखना चाहते हैं, पर आप उसको लेके सैटिस्फाइड हो गए। नाउ क्रिटिसिज़्म ऑफ लॉ, जब कोई कानून बनता है तो उसकी आलोचनाएँ भी होती है। सीधी बात है, हर कानून में कुछ कमियाँ होती हैं या कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिससे उस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, उस मान्यता को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके साथ भी यूटिलिटी इज़ नॉट मेजर्ड, ये मान्यता है या ये आलोचना की गई कि भैया उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि नंबर में ले सकते हैं, तो उन्होंने माना कि भई मापा नहीं जा सकता। यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी प्रिसाइज़ली मेजर्ड इन नंबर। देखो, ये लोगों के अपने व्यवहार और मानसिकता पे आधारित है उपयोगिता, ठीक है? इसको इसीलिए मापा नहीं जा सकता। प्रिसाइज़ली यानी सब पे एक समान कोई संख्यात्मक वर्णन नहीं किया जा सकता, सभी लोगों के लिए, अलग-अलग लोगों के लिए किसी एक वस्तु की उपयोगिता अलग-अलग होती है। दूसरा, कंज़प्शन इज़ नॉट ऑलवेज़ कंटीन्यूअस। लोग उपयोग लगातार किसी एक वस्तु का नहीं करते। लोग समय-समय पर अलग-अलग वस्तुओं का विकल्पों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसीलिए वस्तु निरंतर ज़रूरी बनी रहती है। In real life, consumer do not consume a commodity continuously in a single sitting. देखो, वास्तविक जीवन में ये बोला गया है कि एक व्यक्ति एक ही वस्तु को एक ही बार में लगातार कंज्यूम नहीं करता। वो समय-समय पर, हमें बार-बार भूख लगती है, हम बार-बार खाना खाते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, लोगों की अलग-अलग प्राथमिकताएँ होते हैं। किसी के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट, मूड एंड सिचुएशन, मेकिंग इट अनप्रेडिक्टेबल। किसी भी चीज़ की उपयोगिता लोगों के या व्यक्ति के स्वाद, उसका मूड कैसा है, उस समय अनुभव कैसा है या किस परिस्थिति में वो चीज़ उसके सामने आई है, इन सारी चीज़ों पे करता है। इसका मतलब है आप किसी वस्तु की क्या उपयोगिता होगी इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। आते हैं अनस्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी बात है, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट बनी रहती है, पर इन रियल लाइफ तो जो मनी की वैल्यू है वो लगातार क्या है, वेरिड है। वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है। जैसे हम कंपेयर करते हैं मनी को इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो हम देखते हैं हम कि मनी वैल्यू घट रही है, यानी परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं। परचेजिंग पावर का उतार चढ़ाव, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसी को कंसेप्ट करता है। तो कह रहे हैं कि अनस्टेबल वैल्यू ऑफ मनी है, जो पैसे की उपयोगिता है उसमें बदलाव आता रहता है। द assumption that the marginal utility of money remains constant is unrealistic। कह रहे हैं कि जो ये धारणा है, जो ये मान्यता ली गई है इस सिद्धांत में कि जो पैसे की जो सीमांत उपयोगिता है या पर यूनिट की जो यूटिलिटी है वो एक समान होगी, वो सच नहीं है वास्तविक जीवन में। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कई बार जो स्थानांतरण गुड्स होते हैं उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और स्थानांतरण में पूरक पूरक का यानी ब्रेड के साथ बटर, ऐसा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि उनका भी द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री की जो क्वालिटी है या जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्रेड के साथ बटर ले सकते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है, वो भी कंजम्पशन को इफ़ेक्ट डालता है। मैं जनरली चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट्स वगैरह खाना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मुझे नमकीन बिस्किट ना मिले तो मुझे पता है कि मेरी चाय उतनी सैटिस्फाइड फ़ील नहीं कराती। इसका मतलब है, ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने देने की कोशिश करी है, ये समझाने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी मार्जिनल यूटिलिटी पे प्रभाव डालती है। जो चाय मुझे बिस्किट, नमकीन, सॉल्टेड बिस्किट्स के साथ ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील कराती है, वो उसके एब्सेंस में सैटिस्फाइड फ़ील नहीं करा पाती। ऐसे ही चाय और कॉफ़ी में कई बार मैं चाय की जगह कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। इसका मतलब अगर कॉफ़ी है, उसी जगह पर चाय भी अवेलेबिलिटी है,
तो मैं कॉफ़ी की तरफ मूव करता हूँ, का मतलब चाय से जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाता है कॉफ़ी के कंपैरेटिवली। चेंज इन प्राइस, कीमतों में जो बदलाव है वो भी हमारे एक्सपीरियंस को बहुत बदल देती है। प्राइस फ्लक्चुएशन कैन ऑल्टर कंज्यूमर डिमांड, मेकिंग द लॉ लेस एप्लीकेबल इन डायनेमिक मार्केट। देखो, कीमतों में बदलाव जो है वस्तु की मांग को लगातार प्रभावित करता रहता है, और इस तरीके से जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एक बदलते हुए बाजार परिदृश्य में प्रभावित हो जाता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता। सीधी बात है, बाजार कीमतों के उतार चढ़ाव से उसको खरीदने की जो चाह है, खाने की जो चाह है, कम हो जाती है। बस ऐसा। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? सीमांत उपयोगिता का, क्षीणता का जो नियम है वो आखिर काफी उपयोगी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? फाउंडेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि देखो, अगर ये नियम नहीं हुआ तो जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो नियम बनाना संभव नहीं है। एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, कंज्यूमर डिमांड मोर यूनिट्स ओनली एट अ लोअर प्राइस। भाई देखो, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, लोग उस वस्तु को तभी खरीदना पसंद करेंगे जब उन वस्तुओं की कीमत कम हो रही होगी। लॉ ऑफ डिमांड इस पे आधारित है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा यूनिट तभी खरीदेगा जब वस्तु की कीमत कम होगी। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन, देखो, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है उपभोक्ता के सिद्धांत का मूलभूत फंडामेंटल आधार है। ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस आर बेस्ड ऑन दिस लॉ। जो मांग का नियम है और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो सिद्धांत है, समानुपाती अनुपातकता का जो सिद्धांत है, और कंज्यूमर सरप्लस का जो सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस है। नाउ, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, अगर आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को जस्टिफाई करना, जो इंडिया में लगता है, आपने कम कमाया तो कोई टैक्स नहीं, ज़्यादा कमाया तो एक सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, और अगर और ज़्यादा कमाए तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है, इसी के सहारे आप इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, जो लोग कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स लेना चाहिए। Higher taxes on rich and lower taxes on the poor are justified using this law. देखो, ज़्यादा टैक्स अमीरों पे और कम टैक्स गरीबों पे, उसको अगर आपको सही साबित करना है तो वो केवल संभव है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करके। ना, अगला था हेल्प इन प्राइस डिटरमिनेशन। कीमतों को सही निर्धारण करने के लिए भी लोगों की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यानी डिमांड और सप्लाई से क्या कीमत होनी चाहिए, सही कीमत क्या होगी वस्तु की, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे भी डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा। लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं या नहीं खरीदना, या कितने का खरीदना चाह रहे हैं। A commodity's price depends on its marginal utility. किसी वस्तु की कीमत उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे निर्भर करती है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा डिमांड में आएगा, और जितना ज़्यादा डिमांड में आएगा उसके प्राइस उतने ही हाई रखे जा सकते हैं। अगर मोर सप्लाई इक्वल टू लोअर प्राइस, अगर कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसके डेफिनेटली उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है कम होने लगेगी, और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली उसके प्राइस कम रखे जाएंगे। ऐसे ही अगर लेस सप्लाई, अगर कोई वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी का मतलब है उसकी सप्लाई का कम होना, और नतीजा क्या होगा, उसके प्राइसेस ज़्यादा रखे जाएंगे। नाउ, हेल्प्स इन प्रोडक्शन डिसीजन, आपको कितना माल बनाना है, आपके उत्पादन संबंधी जो निर्णय हैं उसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मदद करता है। प्रोड्यूसर एडजस्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कंज्यूमर यूटिलिटी लेवल। देखो, आमतौर पे जो निर्माता है, ठीक है, वो उत्पादन को एडजस्ट करता है कंज्यूमर यूटिलिटी लेवल के ऊपर, लेवल के आधार पर कि उसका वस्तु की कितनी मांग बाजार में है जो वो बना रहा है, क्या आधार पर। मार्केटिंग एंड सेल प्रमोशंस, सेलर यूजेस डिस्काउंट्स, बंडलिंग एंड प्राइस रिडक्शन टू मेंटेन कंज्यूमर डिमांड। सेलर क्या करता है, मार्जिन यूटिलिटी के आधार पर ये डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके की स्कीम लेनी है, किस तरीके का डिस्काउंट देना है, कौन सा कंसेशन देना है, किन के प्रोडक्ट को एक साथ
असेंबल करना है ताकि प्रोडक्ट की या कंज्यूमर की डिमांड बनी रहे, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता हो जिसे वो प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी लागू नहीं होती, या कहें कि सीमांत उपयोगिता की क्षीणता के सिद्धांतों के अपवाद क्या हैं, किन परिस्थितियों में सीमांत उपयोगिता की क्षीणता का सिद्धांत नहीं लागू होता। तो सबसे पहले ये लागू नहीं होता हॉबी पे, अगर हमें किसी चीज के आदी हैं। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प्स एक्सेट्रा एक्सपीरियंस इंक्रीज सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर आप आदी हैं सिक्कों को जमा करने के या स्टाम्प सीट वगैरह जमा करने के, अगर आप आदी हैं, अगर कोई आपकी आदत है, तो आप जितनी ज़्यादा उन्हें जमा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। तो आदत एक ऐसी चीज़ है जिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इफेक्टेड नहीं होती। दूसरा है रंग कार्ड्स, ठीक है, शराबी कबाबी, नशेड़ी, हम इनकी बात करें, गंजेड़ी, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रवृत्ति के होते हैं, इन प्रवृत्तियों के होते हैं, उन पे ज़्यादा कंजप्शन और ज़्यादा उन्हें एनकरेज करती है और कंजप्शन, उनका मोर कंजप्शन मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन। दैट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अल्कोहल कंजप्शन ऑफन इंक्रीजेज इनिशियली रेदर देन डिक्रीजेज। जो संतुष्टि या तृप्ति मिलती है शराब पीने वालों को शराब पीने से, वो आमतौर पर बढ़ती है ज़्यादा शराब पीने से घटने के मुकाबले में। अगला है माइजरिस, अगर कोई दुर्घटना घट जाए, कोई तकलीफ वाली स्थिति हो जाए, तो द डिजायर टू अक्यूमुलेट मनी इंक्रीजेस रेदर देन माइसर्स। अच्छा, जमाखोरी की बात करें, पैसा एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज़्यादा जमा करते हैं वो उतना ही ज़्यादा खुशी देने लगता है। हम पे जितना ज़्यादा पैसा होता है हम उतना ही ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। तो ये एक और स्थिति है। म्यूजिक एंड पोएट्री बेटा, ठीक है, कविता और संगीत, ये एक ऐसी स्थिति है, इसे ज़्यादा सुनने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, बोर नहीं होते। ऐसा मत है, मेरे साथ ऐसा है नहीं। रिपीटेड एक्सपोजर टू गुड म्यूजिक एंड पोएट्री इंक्रीजेज सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। जब आप लगातार अच्छा म्यूजिक, अच्छा संगीत सुनते हैं या अच्छी कविताएं सुनने को आपको मिलती हैं, तो आपकी दिलचस्पी इनको और ज़्यादा सुनने की करती है, घटती नहीं है, बढ़ती ही है। और रीडिंग, पढ़ने की आदत, ज़्यादा पढ़ने से, द मोर अ स्कॉलर रीड्स एंड मोर नॉलेज ही गेन्स। देखिए, जब एक विद्वान या जो एक पढ़ने का आदी है, मुझे भी पढ़ने का शौक है, न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से क्या करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होते, इवन आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाते हैं, ज़्यादा जानकारी वाले व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेस्टीजियस गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, समाज में मान सम्मान को बढ़ाती हैं, आपके लेवल ऑफ लिविंग को स्टैंडर्ड दिखाती हैं, बहुत ज़्यादा मानक दिखाती हैं और उसे बेहतर दिखाती हैं। ऐसी वस्तुएं जितनी ज़्यादा होती हैं, इंसान को उतनी ही ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन फील होता है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक लग्जरी कार्स, बंगलाज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉलो दिस लॉ। जो बहुत महंगी वस्तुएं हैं, जैसे महंगी कारें, बंगले, और अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट, इस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, अगर संपत्ति बहुत ज़्यादा एकत्र कर ली है आपने तो, या करते हैं तो, पीपल ऑलवेज डिजायर हैव मोर वेल्थ सो यूटिलिटी डज नॉट डिमिनिश। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति चाहे कितनी इकट्ठी हो जाए, लोग अक्सर चाहते हैं कि उन पर बहुत संपत्ति हो, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का प्रिंसिपल का लागू नहीं होता। और दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर, अगर किसी एक वस्तु के उपयोग करने वाले लोग बढ़ जाए, उसकी डिमांड बढ़ेगी डेफिनेटली। यूटिलिटी इंक्रीजेज व्हेन मोर पीपल यूजेस अ पर्टिकुलर सर्विस, एग्जांपल टेलीफोन, सोशल मीडिया। किसी वस्तु की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी खत्म होता है। सी यू, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।